हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेखर जोशी द्वारा रचित जो पाठ है गलता लोहा के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित जो मुख्य बातें हैं एक बार उनको समझिए। इस पाठ में जो लेखक शेखर जोशी है वो बताता है कि मोहन जब शहर से गांव में आकर रहने लगता है तो एक दिन लंबे बेंट वाले हंसुए का मतलब दराती होता है को लेकर घर से अपने खेत के किनारे की जो कांटेदार जो झाड़ियां हैं उनको जो काट छाट रहा था, उनको ठीक कर रहा था, क्योंकि उसके जो बूढ़े पिताजी थे वंशीधर, अब उनसे कोई काम नहीं होता था। केवल यही नहीं, वो तो आजीवन जिस प्रोताही के बल पर अपना घर बार चलाते थे, प्रोताही मतलब वो ब्राह्मण परिवार से थे, वह भी अब उनसे नहीं हो पाती थी क्योंकि अब वो ज्यादा बूढ़े हो गए थे। उनके जो यजमान है वो भी ईमानदारी और संयमित जीवन पद्धति के कारण उन पर अभी तक विश्वास बनाए रखे हुए थे वंशीधर पर, परंतु बुढ़ापे के कारण उनका थका हारा शरीर अब उतना कठिन परिश्रम नहीं करता था जितना कि वो पहले करता था। पहले वो व्रत रखता था, उपवास रखता था। और इस पाठ में एक लुहार जाति से संबंधित एक बालक धनराम के संबंध में बताया है कि जो मास्टर होता है त्रिलोक सिंह, वो धनराम को तेरे का पहाड़ा याद करने के लिए देता है, परंतु धनराम बहुत ही मंद बुद्धि होता है और उसका परिणाम यह निकलता है कि पूरे दिन वो उस पहाड़े को याद करता रहता है इस भय के कारण, ताकि उसे दंड ना मिले। सारा दिन वो एक तरह से रट्टा ही कह सकते हैं, तेरे का पहाड़े का रट्टा अर्थात घोटा लगाता रहता है। और अवकाश के समय जब मास्टर जी त्रिलोक सिंह उससे उस तेरा का पहाड़ा जब दोबारा सुनते हैं तो वो केवल तेरा तीये के बाद का पहाड़ा नहीं सुना सका। इस पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे बेंत से दंड न देने के स्थान पर, बेंत का मतलब यहाँ पे जैसे संठी बोल सकते हैं आप, दंड न देने के स्थान पर शब्दों के वार करते हुए कहा कि उसके दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, वह विद्या कैसे प्राप्त कर सकेगा। और उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। तो इस पाठ के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया। घन का मतलब यहाँ पर हथौड़ा कह सकते हैं हम। देखिए कि जो धनराम है तेरे का पहाड़ा याद नहीं कर पाया था, शायद उसकी बुद्धि थी वो बहुत ही कमजोर थी, मंद बुद्धि था वह मास्टर जी की पिटाई से भी डर रहा था, इसलिए मास्टर जी ने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है। और धनराम का पिता गंगाराम भी उसे पढ़ने में, उसको पढ़ाने में सामर्थ्य नहीं था, मतलब उसको पढ़ा नहीं सकता था, इसलिए उसने पुत्र को धोकनी फूकने और लोहे के काम में लगा दिया। धोकनी फूकने का मतलब है लुहार जाति से संबंधित कार्य होता है जिसमें एक फूकनी टाइप कह सकते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे उसने किताबी विद्या छोड़कर हथौड़ा और घन चलाने की विद्या को सीख लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। मोहन था वो एक बहुत ही बुद्धि वाला विद्यार्थी था। वह अध्यापक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से कुशलतापूर्वक देता था। और यही नहीं, मोहन चूंकि ब्राह्मण का पुत्र था और धनराम एक लोहार जाति से संबंधित था, एक लोहार का पुत्र था, जातिगत रूप से भी धनराम मोहन को श्रेष्ठ समझता था। इसलिए जब कभी मोहन अपने अध्यापक के कहने पर धनराम के प्रश्न न सुना पाने पर उसे बेंत मारता था तो उसे थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो रखता था, परंतु वह उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। थर्ड देखिए, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन के लोहे की एक छड़ को गोल रूप देना चाह रहा था, परंतु उसे उचित रूप गोलाकार प्रदान नहीं कर पाया। उसकी दुकान पर बैठा मोहन उसे यह काम करता हुआ देख रहा था। क्योंकि मोहन भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके आया था, अतः उसने अचानक धनराम के हाथ से लोहे की जो छड़ थी वह हथौड़ा लेकर उसे छड़ को बड़ी कुशलता से, छड़ का मतलब एक लोहे की डंडी कह सकते हैं, कुशलता से गोलाकार
प्रदान किया, मतलब गोल आकार दिया उसको। धनराम मोहन के इस व्यवहार पर भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे यह आशा नहीं थी कि एक पुरोहित खानदान का युवक उसकी भट्ठी पर बैठकर इस तरह का काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय इसलिए कहा क्योंकि देहात का मतलब गांव के वातावरण से निकलकर बड़े शहर में आया था वो। यहाँ उसे अपने माता पिता से दूर एक अलग दुनिया में रहना था, और यहाँ वह आया तो पढ़ने के लिए था, परंतु यहाँ रहकर उसने अपनी पढ़ाई से ज्यादा जो रमेश की घर की औरतों के काम करने पड़ते थे, यहाँ कर उसकी हालत एक नौकर जैसी हो गई थी। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उसके लखनऊ आने के बाद के समय को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। नेक्स्ट देखिए, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों? जब धनराम ने बार बार याद करने पर मास्टर जी को तेरे का पहाड़ा नहीं सुनाया, तो मास्टर जी ने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, मतलब कहाँ से तुम्हें विद्या आएगी। इसमें मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है, क्योंकि यह कथन धनराम को उसके पैतृक व्यवसाय की हीनता बताकर उसके हृदय पर वैसे ही चोट करने में पूरी तरह सक्षम है, जैसे चोट चमड़े का बना चाबुक शरीर के बाहरी हिस्से पर करने में सक्षम होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।